Let's understand the new concept of analytical number theory, that is sum of squares of integers. कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो हम उस इंटीजर्स के सम में कैसे, दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में कैसे लिख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करती हूँ तो मुझे इस 2 को दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में लिखना है. तो आई कैन सिंपली टेक 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर. और 5 के केस में आई कैन टेक 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5. सो आई कैन राइट 2 and 5 एज अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 इंटीजर्स. तो इसी पे बेस्ड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है और थ्योरम्स है जो हम प्रूव करेंगे. लाइक थ्योरम नंबर 1 इज कि हमारे पास m and n ये दोनों क्या है, इफ m and n आर ईच सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, लाइक I have to took the case of 2 and 5. उसी तरीके से मैं कंसिडर करती हूँ कि m और n भी एक ऐसे नंबर्स हैं जिनको मैं दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में लिख सकती हूँ. देन इसका जो प्रोडक्ट होगा, थ्योरम सेज इसका जो प्रोडक्ट होगा m into n, इसको भी मैं दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में लिख सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पर हमने इसको आप m मान लो, इसको आप n मान लो. दिस इज m, दिस इज आर n. तो m इंटू n क्या हो जाएगा, 2 into 5 दैट इज 10. देन मैं 10 दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में लिख सकती हूँ. ये कहती है थ्योरम कि अगर m और n को लिखा जा सकता है तो mn को भी लिखा जा सकता है. इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने मान लिया कि m को मैं लिख पा रही हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में. यू कैन टेक दिस एज a, दिस एज अ b. एग्जाम्पल जस्ट इसके ऊपर लिख रखा है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये मैंने m मान लिया, इसको 1 और 1 ले लेते हैं. और इसी तरीके से मैंने n को कंसिडर कर लिया कि मैं उसको भी दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में लिख सकती हूँ. अब आती है कि क्या, कैसे हम mn को लिखें. तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ mn इन mn. दिस विल बी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इंटू में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर. इसका प्रोडक्ट करेंगे. सो आई विल गेट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर. ठीक है. तो इसको प्रोडक्ट करने के बाद व्हाट आई एम डूइंग इज, इसमें मैं एक टर्म को ऐड कर देती हूँ और एक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. और सॉरी, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 टर्म्स यहाँ पर हमें मिलेंगी. ओके, सो हमने कर दिया 2a1 a2 को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. ओके, सो रीजन क्या है सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का. तो मैं इसको आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ. मैं एक a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकती हूँ और एक a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास a और b यहाँ पर है तो एक प्लस की आइडेंटिटी बन जाएगी, एक माइनस की आइडेंटिटी बन जाएगी. दिस विल बी a1 a2 प्लस b1 b2 इसका होल स्क्वायर. तो दिस एंड दिस, ये हमारी प्लस की आइडेंटिटी बन गई. एंड देन a1 b2 एंड माइनस a2 b1 इसका होल स्क्वायर. तो ये और ये, इससे मुझे मेरा नेगेटिव वाली आइडेंटिटी मिल गई. तो हमने ऐसा इसलिए ही किया क्योंकि हमें इसको स्क्वायर में दिखाना था. तो मैंने यहाँ पे m और n को दो स्क्वायर्स के, दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में दिखा दिया. दिस वाज द थ्योरम नंबर 1. नाउ आप यहाँ पे भी 5 इंटू 2 इंटू 5 10 था ना, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं. जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हो, 2 का स्क्वायर लेते हो, दिस विल बी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा. तो अगर हम सिंपली क्या स्क्वायर ले लें विच इज 9 और 1 का स्क्वायर ले लें 10, तो 9 प्लस 1 10 बन जाएगा. तो यही सेम प्रॉपर्टी है, थ्योरम थी कि दोनों के प्रोडक्ट को भी फिर हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो हम लिख सके. नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम इज, हमारे पास एक फॉर्म है 4k प्लस 3 की फॉर्म. दिस इज थ्योरम नंबर 2. कोई भी इंटीजर अगर वो 4k प्लस 3 की फॉर्म में है तो कभी भी आप उसको दो इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में नहीं लिख सकते. मैं थ्योरम की स्टेटमेंट
रीड कर देती हूँ. एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4k+3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स. आप इसको इस फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते. तो सिंपली अगर मुझे मान लो मैं इस चीज पे वर्क कर रही हूँ कि अच्छा मैं कोई ऐसे दो रैंडम नंबर्स निकालूं जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका सम मुझे वो पर्टिकुलर नंबर मिल जाए. तो अगर बट मुझे ये पता चल जाए कि वो फॉर्म वो जो नंबर है वो 4k+3 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मुझे उसके स्क्वायर ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसी के लिए ये थ्योरम है. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं फाइंड कर सकती हूँ. तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं मान लेती हूँ मेरे पास एक नंबर n ऐसा है जो किस फॉर्म में है, 4k+3 की फॉर्म में है. तो बेसिकली उस नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4k+ डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लिया. अब 4k+3 नहीं मानते, अब मैं सिंपली ये लेके चलती हूँ कि मैंने उस n को 4 से डिवाइड किया, तो k इसका क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर जो है वो हमारा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा. ये 3 नंबर्स, ये 4 रिमाइंडर्स इसके पॉसिबल है बाय डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ इफ आई एम टेकिंग n और उसका रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3, ये कुछ भी हो सकता है, एंड मैं इसका निकाल रही हूँ मॉडुलो 4, मतलब आई एम राइटिंग दिस इन कॉन्ग्रुएंस फॉर्म. तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जहां पर 4 पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर ये सब चीजें आने की. अब मैं n स्क्वायर कर दूं, सो हम लिख सकते हैं अब तो रिमाइंडर सिर्फ 0 या 1 ही बचेगा, क्योंकि इसका आप स्क्वायर करोगे तो 2 2 4, 4 के साथ मॉडुलो 4 विल बी 0, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, अगेन इट विल बी रिमाइंडर 1. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी अगर मैं करती हूँ n का स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दिस. नाउ सपोज n इज इक्वल्स टू 4k+3 की फॉर्म में है. ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि थ्योरम कहती है कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम उसका बिल्कुल अपोजिट एज्यूम करके चलते हैं कि भाई फॉर्म ऐसी ही है n की, और मैं n को दो सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ. सो इफ आई एम राइटिंग दिस एंड आई कैन टेक मॉडुलो 4 फॉर दैट, क्योंकि मुझे फॉर्म यही चेक करनी है ना, तो मैंने मॉडुलो 4 ले लिया इसके साथ. अब क्योंकि मैं ये इस फॉर्म का है और n मेरा 4k+3 है, तो ऑब्वियसली मुझे 3 रिमाइंडर मिलेगा. सो आई एम राइटिंग इट एज 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो 4. नाउ a² + b² इज आइदर 0, 1 और 2, ये 3 ही केसेस हो सकते हैं. यहाँ पे a² + b² 0, या ये हो जाए 1 और ये हो जाए 2, ये 3 केसेस हैं. बट ये कभी 3 नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी 3. Our next theorem is number 3. So according to this statement, if P is a prime and हमें A और P का GCD 1 given है, then the linear congruence xy is congruent to ax is congruent to y modulo p. This will have a solution, और solution होगा x0 y0. यहाँ पे इन x0 और y0 पे conditions है that this x0 will be less than root p and will be greater than 0. Same for the y0, that this y0 mode of y0 will be greater than 0 and less than root p. तो ये चीज हमें प्रूव करनी है. थ्योरम की स्टेटमेंट में सिंपली बस ये गिवन है कि p हमारा कोई प्राइम नंबर है, a और p में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब a इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस की अगर मैं बात करूं ax कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो p में a और p में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन दिस विल हैव अ सॉल्यूशन जो कि x0 y0 होगा, और उस पे ये कंडीशंस होगी कि हमेशा उसकी वैल्यू रूट p से कम ही आएगी. ये चीज हमें प्रूव करनी है. सो प्रूफ के लिए हम लेट करते हैं दैट m इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट p है. ठीक है, ये हमें लेट करना है कि जो m की वैल्यू है वो 1 प्लस रूट p टाइप की है. तो अगर मैं इसका m स्क्वायर कर दूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो आप अभी m की वैल्यू को सिर्फ इतना ही लेट करो एंड
इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 प्लस पी हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये चुनने से मुझे क्वांटिटी मिल रही है, ऑब्वियसली एम स्क्वायर इज लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन, ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी। एम स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पी से ग्रेटर होगी। अब यहाँ पर मैंने सेट एक ऐसा डिफाइन कर दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, ए एक्स माइनस वाई टाइप के, क्योंकि देखो आपकी कॉन्ग्रुएंस क्या है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, ऑब्वियसली देन यू कैन राइट इट लाइक दिस। एक सेट आपने डिफाइन किया जो ए एक्स माइनस वाई टाइप के इसमें एलिमेंट है, और यही सेम कंडीशन जो थ्योरम में गिवन है वही हम लिख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, और हमने मेंशन कर दिया कि वो m माइनस 1 से लेस हो, इसकी बात की है ना। तो आप रूट p की यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो वो m माइनस 1 ही मिलेगी। और दूसरी कंडीशन हम y के लिए भी सेम यही मेंशन कर सकते हैं कि m माइनस 1 से लेस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि s में कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखो यहाँ से m एलिमेंट्स आपको मिल गए, क्योंकि m माइनस 1 एलिमेंट्स यहाँ तक हो गए, और एक आपको 0 पे इंक्लूड करना है, और m यहाँ एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए। तो आपको a x चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए कि कितने ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं x, और तो x की एक वैल्यू के लिए m नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट है फॉर y। x समझ गए, ये जो चीज है ये आपको समझनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ x की एक वैल्यू के लिए m एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो m वैल्यू के लिए m स्क्वायर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे टोटल सेट में। तो एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, m स्क्वायर एलिमेंट्स। अगर m स्क्वायर एलिमेंट्स हैं तो आई कैन से ax इज इक्वल्स टू y टोटल कितनी वैल्यूज ले सकता है, एट मोस्ट p वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। अगर p वैल्यूज ले सकता है, हम क्या बोल सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x1 y1 एंड x2 y2। अगर p वैल्यूज हो सकती हैं तो हमने ऐसे इंटीजर्स मान लिए x1 y1 x1 y2 जो हमारी इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को फिर सेटिस्फाई करेंगे। ax1 माइनस y1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a माइनस y2, और हमने ले लिया मॉडुलो p पे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस भी हमारी ऐसी ही डिफाइंड थी। यहाँ पर x1 x2 के इक्वल नहीं है, वरना हमने जो p एलिमेंट्स माने हैं टोटल, तो वो एलिमेंट ही सेम हो जाएंगे, इसलिए x1 x2 के इक्वल नहीं लिया हमने, और ना ही y1 y2 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a को कॉमन लेके x1 x2 को हम एक साथ लिख सकते हैं। आप इसको शिफ्ट करोगे दिस विल बी इन नेगेटिव, एंड सिमिलरली आई कैन राइट y1 माइनस y2 एंड दिस विल बी मॉड्यूलो p। तो इसको मैंने x नॉट का नाम दे दिया, इसको मैंने y नॉट का नाम दे दिया। सो दिस कॉन्ग्रुएंस विल बी a x नॉट y नॉट मॉड्यूलो p। और सोल्यूशन भी क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि ऐसा x नॉट y नॉट टाइप का सोल्यूशन हमें मिल जाए। कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम है कि रूट p से वो लेस होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो x नॉट की वैल्यू मुझे मिल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ग्रेटर देन 0, और ये किसके इक्वल है, x1 माइनस x2 के इक्वल है, और ये जो वैल्यू है वो खुद किससे लेस है, m माइनस 1 लेस है, जो कि मेरा सेट का एलिमेंट था। m माइनस 1 किसके इक्वल है, रूट से आ गया, तो रूट p, तो ऑब्वियसली रूट p से हम लेस बोल सकते हैं। एंड दिस सेम कंडीशन कैन बी रिटन फॉर y माइनस 1 रूट p से लेस है। सो आर x नॉट y नॉट इज द रिक्वायर्ड solution. I hope this theorem is clear. अगर ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंस है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और उस सॉल्यूशन की कंडीशन ये होगी कि वैल्यू रूट p से लेस होगी, जिसका भी मॉडल आप निकाल रहे हो ना उसके रूट से लेस होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसी थ्योरम से। आज के वीडियो में बस इतना ही।